बीते दिनों सोशल मीडिया में आपने एक वीडियो बहुत वायरल होता हुआ देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया था कि संसद में बस्तर के एक बेटे ने, एक लड़के ने, एक युवा ने, आदिवासी युवा ने अंग्रेजी में बहुत अच्छी स्पीच दी थी। उस वीडियो को जब मैं देखा था तो मुझे लगा कि सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आया कि कितना कॉन्फिडेंस है उस लड़के में जो इस अंग्रेजी में इतना शानदार इतने लोगों के सामने बोल रहा है। फिर मुझे लगा कि काश ये हमारे बस्तरिया भाषा में, हल्बी गोंडी में बोलता तो और अच्छा लगता। लेकिन जब मैंने उस पर जानकारी ली तो पता चला उसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे, इसलिए उसने अंग्रेजी या हिंदी में बोलना था तो उसे अंग्रेजी में उसने बोलना पसंद किया। और उसके बोलने का जो लेवल था, जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत चौंकाने वाला था। और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो हमारे बस्तर के सुकमा ज़िले का लड़का था, सुकमा ज़िले के भी एक बहुत छोटे से गांव का। तो मुझे लगा कि जब भी मुलाकात होगी तो उससे बात ज़रूर करूँगा। तो आज जो लड़का हमारे साथ है और उस लड़के का नाम है सुशील मरकाम। एकदम यंग लड़का है, हमारे बस्तर का आदिवासी बेटा है। तो हमारे साथ है सुशील भाई। सुशील भाई से बातचीत करते हैं। सुशील भाई, बहुत स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करें उसके पहले जो है आप ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है कि बहुत लोगों की नज़र से चूक गया हो वो वीडियो, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि सुशील ने कैसे बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा के साथ में वो संसद में अपनी स्पीच दी थी। सुनिए। तो आइए अब उस राज्य की ओर चलते हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। जरा बताइए वो कौन सा राज्य है? बहुत खूब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से आज हमारे बीच आए सुशील कुमार मारकम जी का। ये तालियां जोरदार होनी चाहिए जो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर अपना वक्तव्य अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पटेल साहब ने खुद कहा था कि एकता का स्वर बुलंद करो, क्योंकि हम एक हैं और भारत अखंड रहेगा। अखंड भारत, आपका भारत। शुक्रिया। था एक सरदार मन का, लोह पुरुष आवाज जन का, चल पड़े अधिकार लेने एकता अभियान लेकर। क्या गरीबी क्या किसानी, क्या गरीबी क्या किसानी, एकता की वो जबानी, ला दिया मन में भूचाल, ला दिया मन में भूचाल, आजादी का अभियान लेकर, आजादी का अभियान लेकर। जय जोहार। मोर नाम सुशील मरकाम हरे और मैं मेरा युवा भारत सुकमा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करत हूं। टुडे इज द नेशनल डे ऑफ यूनिटी, a day to remember the world's tallest statue, the Statue of Unity, to embrace the spirit of oneness among the people of India, and to talk about a legacy of a statesman whose courage, strength and determination has shaped the destiny of our nation. The Bharat Ratna, the Iron Man of India and the architect of national unity, the one and only our beloved Sardar Vallabhbhai Patel, who was born in Nadial, Gujarat, and chased his dreams to become a successful barrister. Yet his heart was always with the people of India, so he joined Indian freedom movement as he was influenced by Bapuji. His fearless fight in Kheda and Bardoli Satyagraha for the farmers led him to earn the title of Sardarji. Then he never looked back and also played an important role in non-cooperation movement, civil disobedience movement, and one of the most trustable pillars of Indian National Congress. After independence, Sardarji served as first Deputy Prime Minister, Home Minister and Commander-in-Chief of Indian Armed Forces. He organized relief efforts for the refugees fleeing to Punjab and Delhi from the Pakistan following partition. He also led foundation for the All India Civil Services Examination. Sardarji believed manpower without unity is nothing unless it is harmonized and united properly. So my dear friends, there is many learnings we can take from Sardarji. Unity in diversity means strength lies in standing together despite differences. Discipline and determination, stay focused and never give up. Courage to lead
never wait for anybody, just step forward and take the responsibility. Practical patriotism, just if you love your country, just work for it in every field. Because his life reminds us that real leadership is serving the people of our country and putting our nation above the self-interest. So my dear friends, let's take a pledge that we are the youth of present and future. And this is our solely responsibility to stay united and serve the nation first. At last, thank you so much, Pride, for this Pride moment. And Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you. जोहार सुशील कुमार, आपने हम सब में निश्चित रूप से एक नई एनर्जी भर दी है, एक नई एनर्जी का संचार हुआ है और ये छत्तीसगढ़ की आवाज थी, देश की आवाज थी। तो आइए एक बार पुनः आवाज बुलंद करें और बोले एक ही स्वर में, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सुना आपने कि कितना आकर्षक ये वीडियो था और कितने ओजस्वी तरीके से हमारे बस्तर के बेटे ने संसद में उतने लोगों के सामने बोले। बस्तर को गौरवान्वित करने वाला वीडियो, क्योंकि जब मैं अभी सुशील से बातचीत करने से पहले बातचीत कर रहा था, पूछ रहा था, तो सुशील ने बताया कि बस्तर से इकलौते थे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से केवल 2 ही लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे ना जी। तो ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा सुखद एहसास हुआ कि बताओ कि हमारा बस्तर ऐसा भी है, हमारे बस्तर में ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा आप सामने आ रहे हैं। तो सुशील भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कार्यक्रम क्या था, क्योंकि आप अपने मुंह से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। ये क्या कार्यक्रम था, उसमें आप कैसे पहुंचे और क्या बोले आप वहाँ पे जाके? सबसे पहले तो सारे बस्तर टॉकीज के ऑडियंस को मेरा जय जोहार। और सर मतलब अपना टाइम निकालने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि मैं भी आपको पिछले 3-4 सालों से फॉलो करता हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। अरे वाह। मैं आपको जानता हूँ बखूबी। और क्योंकि चाहे सुकमा के वो जब आप सुकमा में इलेक्शन के टाइम पे भी आए हुए थे और बाकी वीडियोस भी आपने कवर किया था, वो सारी वीडियोस में मैं देखते रहता हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। और रही बात कंपटीशन की और वहाँ जाना जैसे हुआ था, तो हर साल एक कंपटीशन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स आती है वो ऑर्गेनाइज कराती है। अच्छा। उस कंपटीशन का नाम है राष्ट्रीय युवा सांसद। तो इस कार्यक्रम के तहत कोई भी बच्चा, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, कोई योग्यता ऐसी नहीं होती है, बस आप ये होता है कि 18 से 25 साल का कोई भी युवक युवती उसमें भाग ले सकते हैं। और इसका मतलब 3 स्तर होता है। पहला स्तर आपका जिला से शुरू होगा, फिर राज्य स्तर होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर होगा। और इसमें आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है, विषय आपको दे दिया गया होगा, उस विषय पे आपको बोलना होता है। तो इस कार्यक्रम के तहत बच्चों का चयन होता हुआ चलता है। जो जिले में पहले दूसरे आते हैं उनको राज्य में मौका मिलता है, फिर उसमें जो पहले दूसरे और तृतीय आते हैं उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, और उसमें जो जैसे पहले दूसरे तीसरे आते हैं वो वहाँ विजेता होते हैं, उनको वहाँ पुरस्कृत तो बाकी चीज़ें करते हैं। तो ये एक कार्यक्रम होता है जो राष्ट्रीय मंच देता है, जहाँ से फिर बाकी कार्यक्रमों में भी उन युवाओं को बुलाया जाता है। तो ये उस कार्यक्रम है जहाँ से मैंने राज्य स्तर पर मेरा स्थान 4था आया था इस राज्य स्तर में। अच्छा। हाँ, तो अब उसके वजह से क्या हुआ था कि मेरा जो नाम है एज अ मतलब टॉप 5 में मेरा आ चुका था। तो संसद भवन में क्या होता है कि हर वर्ष जब भी ऐसे राष्ट्रीय नेताओं की जन्मतिथि आती है तो वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाता है। प्राइड करके एक संस्था है जो संसद भवन के साथ काम करती है, और देश के हर कोने कोने से, आप सोचिए एक सुकमा से अगर एक बच्चा जा रहा है तो उसी तरीके से सारे केंद्र प्रदेशों से, राज्यों से, ऐसे बहुत से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है ऐसी मेरिट पे। 2-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं उस तरीके से। तो फिर ऐसे सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे भी सारा प्रोसीजर होता है। जैसे कि हाँ, छत्तीसगढ़ से 2 लोग गए हुए थे और वहाँ पे लगभग 200-250 बच्चे थे, बट बोलने का मौका सिर्फ 36 लोग को मिला था। अच्छा जी। बाकी को बोलने का मौका नहीं मिलता सबको। ये सारा चीज़ मतलब सब प्लान्ड होता है, सब शेड्यूल बना होता है, और सिर्फ 36 लोग को मिला था। और छत्तीसगढ़ से मैंने अकेले ही तो गरियाबंद वाला जो बच्चा था वो नहीं बोला, वो एज अ ऑडियंस गए थे। ओह हाँ, तो ये चीज़ भी होता क्या है कि जो प्राइड है बच्चों को सेलेक्ट करता है, हमसे स्क्रिप्ट मांगा जाता है, वीडियो मांगा जाता है, तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले, फिर वीडियो बना के हम भेजते हैं। फिर मिनिस्ट्री के जो और प्राइड के जो लोग होते हैं उसको पहले चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऐसे करके। उसके बाद फिर सेलेक्ट किया जाता है और बच्चों को फिर
पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको 3 मिनट मिलेंगे, जो भी अपनी बात रखेंगे रखिए। तो ये एक 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि थी, तो उस मौके पे हमें बुलाया गया था। तो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि आने जाने रहने का जो भी चीज़ होता है सारा का सारा उनके तरफ से रहता है। जैसे फ्लाइट में हमें यहाँ से मतलब रायपुर से हमें फ्लाइट होती है, वो इवन जैसे मैं सुकमा से रायपुर तक बस में भी आया, वो हर एक चीज़ आपको मतलब सारी व्यवस्था उनके तरफ से रहती है। तो मतलब ये सारा इंतजाम अगर कोई एक बच्चा चाहता है तो वो आसानी से संसद भवन तक जा सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि ये कार्यक्रम अभी फिर होने वाला है। अच्छा, ये फिर होने वाला है। सुशील भाई, ये सवाल हालांकि मुझे पहले पूछना था, लेकिन मैं इसको बाद में पूछ रहा हूँ जी। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, सुशील मरकाम कौन है, कहाँ रहते हैं और कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, परिवार का क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताओ। मेरा नाम सुशील मरकाम है। मैं गोंड समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरा जैसे मरकाम है तो मैं मूल आदिवासी ही हूँ, सुकमा का ही निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गंगाराम मरकाम है और वो दोवनपाल के जैसे भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं और राजनीति में भी एक्टिव थे और मुख्य रूप से लेकिन कृषक भी रहे हैं। मेरी माता श्री हुंगी मरकाम है उनका नाम, वो और आंगनबाड़ी सहायिका है, वो अभी भी कार्यरत है और अभी कृषि ही करते हैं मुख्य रूप से। और मेरी पढ़ाई जो है सुकमा के IMST स्कूल में 5वीं तक हुई। उसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सुकमा में मैंने 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद 11वीं 12वीं माइग्रेशन से मैं जशपुर गया था। अच्छा जी तो क्योंकि नवोदय में माइग्रेशन होते हैं सर। हाँ। तो 11वीं 12वीं मेरा वहाँ हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है। फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ। तो कुछ कारणों से मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई, पर अभी भी वहीं पे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों नहीं हो पाई, क्या थोड़ा कारण है, बता सकते? हाँ बस बता सकता हूँ सर, कोई बात नहीं। पारिवारिक कारण थे, जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी अब नहीं है। अच्छा, पिछले 1 साल हो चुका है उनको गए हुए। तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी और उनको कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से, शुगर और गठियापन जो बोलता है, अर्थराइटिस और बाकी चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ की वजह से हमें जैसे बाहर जाना होता था, कभी विशाखापट्टनम, कभी रायपुर, कभी जगदलपुर ऐसे। तो उन चक्करों की वजह से थोड़ा सा। कब तक रहे बनारस में? बनारस में सर मैं लगभग 2020 से 2020 कोविड के टाइम से। जी। से कब तक? मतलब अभी भी है। नहीं, मतलब वहाँ रह के पढ़ाई करते रहोगे पहले? हाँ मतलब 2023 तक। 23 तक, जी ठीक है। अच्छा, ये जो फिर भी उसमें आना जाना लगा रहता है। संसद में जब ये स्पीच दिए उसके बाद क्या रिस्पांस मिला? छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस मिला उसके बाद? जी रिस्पांस मतलब अभी भी मिल ही रहा है और उसके बाद तो मतलब सबका ही मिल रहा है और सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी मिल रहा है। और जैसे प्रशासन की बात करूं तो राज्योत्सव में मुझे बुलाया गया था अतिथि के रूप में। केशकाल के MLA सर थे नीलकंठ टेकाम जी, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है केदार कश्यप जी, वो भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई सुकमा में। उसके बाद आकाशवाणी मुझे जगदलपुर में बुलाया गया था, तो वहाँ पे भी गोंडी और हिंदी दोनों में इंटरव्यू हुआ। तो उसके बाद वहीं पे जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनसे भी फ़ोन में बात हुई। अच्छा। और जी उन्होंने कहा है कि अभी कभी आना हो रायपुर तो आप आइए और मिलिए ऐसे करके। नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा, अब तो हर कोई हाथों हाथ लेगा ही जी मिलेगा। मैं खुद इंतजार कर रहा था और ये मेरे लिए बहुत सुखद है। हालांकि ये इंटरव्यू हमको कायदे से तो आपके घर पे करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आज बहुत इत्तेफाकन आप यहाँ मिल गए हो जगदलपुर में, तो यहाँ बातचीत हो जाए। हर आदमी सोचता है कि थोड़ा सा समय बच जाए और अब मुझे भी अकेले ही चलना पड़ता है, तो मैं हाँ सही बात है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ मतलब सरकार की तरफ से और कोई ऐसा संपर्क कि अब आप आगे क्या करना चाहते हो? ऐसा ही हुआ, एक तो मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ मेरे को फील नहीं हो रहा है कि मैं सुकमा के एक गोंड जनजाति के एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। एक भी शब्द का जो उच्चारण है या बोलने की भाषा शैली है, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि, क्योंकि आपके छिंदगढ़ के ब्लॉक का ही एक बच्चा था सहदेव, तो सहदेव दिरदेव, वो इसलिए हिट हो गया था क्योंकि उसने बचपन का प्यार को बचपन का प्यार कहा। तो च को स गोंड जनजाति के लोग बोलते भी हैं, उनके उच्चारण में च को स, लेकिन आपके में च ही है और स ही है। तो
ऐसे में चूंकि हर किसी को एक उदाहरण बनाना होता है, जी। तो इसलिए मैं पूछा कि क्या सरकार ने फिर आपसे ये संपर्क किया कि अब आप आगे क्या करना चाहते हो, या सरकार ऐसे बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है कि जो इतना टैलेंटेड हो? हाँ, ये खैर अब तक जितने भी इंटरव्यू दिए, ये शायद आपसे ये सवाल आया और एक्सपेक्टेड भी था। नहीं हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा ऐसे तो मिलना मतलब क्योंकि देखिए, जब आप सफल हो जाते हैं या कोई आप बड़ा काम अचीव कर लेते हैं, बड़ा जी। काम कर लेते हैं, तो हर कोई हाथों हाथ लेता है। हर कोई सोचता है इसके साथ एक सेल्फी हो जाए जी, मेरी, या हर बिल्कुल। कोई सोचता है कि आपको सम्मानित कर दे। सम्मानित कर देना ही तो सही पर्याप्त नहीं है ना। पर्याप्त नहीं होता, नहीं सही आपके बात है। फ्यूचर के लिए क्या, और इसके लिए सरकार ने कभी पूछा क्या उसके बाद से कि आप क्या करना चाहते हो, अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हो, या आपसे, चूंकि जब भी प्लान बनाया जाता है, मैं जी। देखता हूँ कि प्लान बनाया जाता है कि राज्य में बैठे बड़े अधिकारी सुकमा के भविष्य या बीजापुर का भविष्य डिसाइड करते हैं जी। कि वहाँ के बच्चों के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए। तो वहाँ से सलाह नहीं लेते कभी कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ आपके जैसे ब्रिलियंट और टैलेंटेड बच्चे हैं यूथ में, जी, तो बिल्कुल। पूछना चाहिए ना कि आप इतने टैलेंटेड हो, तो आपसे पूछा जाए कि सुकमा के बच्चों के लिए और क्या किया जाना चाहिए, सुशील जी आप बताइए। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसलिए मैं पूछा। नहीं नहीं, कि ये कुछ सर मैं तो सच कहूँगा, मैं खुश हूँ इस सवाल से, क्योंकि इसका मैं जवाब भी देना चाहूँगा। और ये सच बताऊँ तो मैं खुद भी ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि जैसे मैं भी वहीं से निकला हूँ, तो हाँ, ये बात सच है कि मेरी वेशभूषा में या उस बातों में ऐसी चीज़ें नहीं झलकती हैं। पर ये है कि जैसे हाँ, वीआईपी से मिलना भी हुआ है और ये भी पूछा गया कि कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वगैरह वगैरह। बट ये जनरल इंक्वायरी की है उन्होंने, जानकारी ज़रूर ली है। पर आश्वासन भले दे देता है कोई भी कि ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, और एक लाइन में वो ख़त्म हो जाता है। बट हाँ, सच बात है, अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से सिर्फ उस चीज़ से, तो आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा। और प्रॉपर प्लान जो है वहाँ की युवाओं के साथ अगर बैठ के बनाया जाए, या एटलीस्ट उनके साथ वैसी वार्तालाप की जाए, उन मुद्दों पे बात की जाए, तो शायद ज़्यादा होगा। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि यहाँ के युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले आए। क्योंकि देखिए, स्कूल्स अभी भी हैं, 50 साल पहले से भी थे, आने वाले 5 साल में भी नए स्कूलें खुलेंगी, पर वहाँ पे गुणवत्ता नहीं है। मैं अगर, जैसे मुझ में अगर कोई बदलाव आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि उस गुणवत्ता की वजह से आया। आज मैं जैसे सरकारी स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल गाँव में भी स्कूल है, मुझे बुरा लगता है कि वहाँ पे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। और चलिए उनकी स्थिति तो छोड़ दीजिए, अगर मैं महेंद्र कर्मा की किसी एमएससी के छात्र को उठा लूँ या एमए के छात्र को उठा लूँ, और जब मैं उससे महेंद्र कर्मा मतलब महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ना? नहीं तो दर्शक सोचेंगे महेंद्र कर्मा जी के परिवार से। नहीं नहीं नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब मैं इसलिए क्लियर कर रहा था। जी हाँ। जी, तो महेंद्र कर्मा जो विश्वविद्यालय, जो बस्तर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ कांकेर से लेकर सुकमा तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है कि हमारे पास मतलब इतने विद्यार्थी हैं और उनमें इतनी मतलब पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये है कि हम उन्हें वैसा गुणवत्ता नहीं दे पा रहे कि बच्चा एक इंग्लिश मीडियम में 7 साल रहता है बट उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो एक हिंदी मीडियम में पढ़ता है बट उसे ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता, तो वो चीज़ की कमी है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ पे काम किया जाए तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए भला और बुरा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं यही मानता हूँ सर कि अगर मेरे ज़िंदगी में कोई बदलाव है वो पढ़ाई की वजह से है। तो अभी अगर बस्तर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हम जैसे मन मुटाव कर रहे हैं, फालतू चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, वो चरित्र बना के देता है। वो जब आपका चरित्र बना देगा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप जैसे अभी अगर मुझे कोई इन्फ्लुएंस करना चाहे, मैं किसी के बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे इतनी समझ है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा समझ है, पर मुझे इतनी समझ है कि खुद के लिए मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। चाहे वो किसी राजनेता की बात हो या कोई ऐसे विचारधारा का व्यक्ति हो जो मुझे आके कहे कि तेरे को ये करना चाहिए। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। बता रहा है इसका क्या होगा परिणाम आगे चल के। जी, अब इसमें आपको कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे बस्तर इतने भोले भाले हैं, मैं देखता हूँ कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और वो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। मतलब हम खुद पे कम ध्यान दे रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, जमीन जायदाद सब है, पर हम जो चीज़ है उसको छोड़ के जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता जैसी चीज़ें भी इसी वजह से पीछे हैं। तो जब तक आपके पास जागरूकता ही नहीं है, जब आप यही नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप करोगे ही क्या? तो आप तो वैसे भी नहीं कुछ कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई पे मेन काम जोर देना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे ज़्यादा काम होना चाहिए। अच्छा देखो, कल ही धर्मपुरा में एक चॉइस सेंटर है
जी। मैं वहाँ गया हुआ था कुछ काम से, तो पता चला वहाँ एक लड़की काम करती है। वो बच्ची जो है आदिवासी है जी और वो बीएससी की पढ़ाई कर रही है, जी और वो अपने पढ़ाई में सरवाइव करने के लिए जी। उस चॉइस सेंटर में 5,500 रुपये की नौकरी कर रही है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि सरकार पूरा फोकस आदिवासियों पे करके रखी है कि आदिवासियों के लिए ऐसा, आदिवासियों के लिए वैसा, स्कूल खोलेंगे, सारी चीज़ें। तो मैं सोचा सरकार की नज़र में ये आदिवासी बच्चे क्यों नहीं, जो बीएससी में है, मतलब पढ़ रही है, जी जी पढ़ रही हैं और पढ़ना चाहती चाह भी रही है, हाँ और इसीलिए वो खुद सरवाइव करने के लिए 5,500 रुपये की नौकरी कर रही है, जिसमें वो सुबह 10 बजे आती है और रात 7 बजे तक काम करती है। फिर वो पता नहीं कब पढ़ती होगी, जी। कब कॉलेज जाती होगी, सीधी सी बात है, कॉलेज में गैप होता होगा उसका बिल्कुल regular। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सरवाइव कर पाए। और कौन है? आदिवासी। आदिवासी योजना किसके लिए है? आदिवासियों के लिए। लाभान्वित किसको दिखाया जा रहा है? बड़े बड़े पोस्टरों को, सिर्फ आदिवासियों को। और ये बात सही है। अच्छा, एक जीतू, एक चीज पे ध्यान रखना, वो जैसे ही 30 मिनट होगा ना तो कैमरा बंद हो जाएगा, तो उसको तुरंत फिर से चालू करना, ठीक है? तो उसमें टाइमिंग चल रहा है ना? जी चल रहा है। हाँ, तो जैसे ही 30 मिनट होगा, देखना बंद होगा तो तुरंत लाल बटन को दबा देना, ठीक है? चल रहा है। टाइम नहीं चल रहा है? चल रहा कहीं होगा। हे प्रभु आनंद दाता। देखो हालांकि इसलिए हमको एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा इसको, मेरे को। हाँ तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पता चला हम बात किए जा रहे हैं और वो बंद हो गया कैमरा। सही है। तो समझ गए ना? एक बार इसको दिखाई देता हूँ, जी। 1 सेकंड। फ्लो टूट जाता है। हाँ, ये 12 मिनट हो गया। ये जैसे ही 29 मिनट होगा ना, टक से बंद होगा तो तुरंत इसको दबा देना, उंगली रखे रहना, ठीक है? सब ऐसे काम होता है, ऐसे से। नहीं समझ रहा हूँ। खैर, तो ये तो एजुकेशन की बात हो गई, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि सरकार को लोगों से बात करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जी बिल्कुल। अभी मैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व गया हुआ था, तो वहाँ भी गांव वालों से यही बात हुई थी कि आपको लग रहा है आप हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे अगर मैं गांव जाता हूँ जी। तो गांव वाले सोचते हैं कि वो मेरे लिए मुर्गा बना दें, बहुत प्रेम सही करते बात हैं। है। हाँ तो सबसे अच्छा क्या खिलाएंगे गांव में? मुर्गा खिलाएंगे। तो सोचते हैं कि विकास तिवारी आया तो इसको मुर्गा खिला देते हैं। लेकिन जब मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरे को दाल चावल खिलाओ। वो अपनी नज़र में बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे से तो पूछ लो कि मुझे क्या खाना है। तो मुझे भी लगता है कि सरकार को भी आदिवासियों से पूछना चाहिए। सरकार को लग रहा है कि हम उनको मुर्गा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनको दाल चावल खाना हो। सही बात। और वो खाते ही ना हो मुर्गा, योजनाओं के तहत में बात। बिल्कुल तो सही बात बोल रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे तो ये सारी चीज़। अच्छा, ये बताओ मेरे को सुशील भाई, आपकी सुकमा में पैदा हुए जी। आप, तो पैदा होते ही नक्सलवाद को देखते आए हो जी। अब सरकार बोल रही है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है जी। 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। क्या ओपिनियन है आपका, क्या कैसे देखते हो इसको? कि इसको थोड़ा सा मेरे को ये बताओ डिटेल में कि क्या इस पर कभी आपने ये डिटेल में सोचा है कि नक्सलवाद जिसको आज खत्म किया जा रहा है वो पैदा हुआ क्यों? जी। कभी सोचे क्या इसके बारे में? हाँ, या क्या सोचे तो क्या वो बताओ मेरे को। देखिए कि जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई अभी भी कर रहा हूँ और मैं किताबें पढ़ने का भी शौक रखता हूँ, और जिस भी तरीके का किताब या जो भी मुद्दा मुझे सही लगता है, जैसे अभी मैंने भाषण भी दिया तो उससे पहले भी तैयारी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे नक्सलवाद की बात हो तो नक्सलवाद के जैसे नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था बंगाल से। तो देखिए कोई भी चीज़ जब शुरू होती है और वक्त के साथ जैसे बदलती है तो विचारधारा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत से बदलाव आते हैं। तो जैसे नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, मेन कारण ये था कि लोगों को न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, क्योंकि जिस तरीके से शोषण हो रहा था और जिस तरीके की लोगों की स्थिति थी वो तो बहुत दयनीय थी। तो कहीं ना कहीं समाज सुधार के लिए लोगों ने हथियार या फिर जो भी रास्ता उन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो शुरुआत ये था। तो मतलब मुद्दा ये है कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ जनता आवाज़ उठाना चाहती है। तो वहाँ से शुरू हुआ और अब चीज़ें इस हद तक पहुँच चुकी है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में शायद उनका जो मकसद था वो सही था, लेकिन वक्त के साथ अब मुझे लगता है मारना और मरना ही रह गया है। ये मुझे लगता है सर ऐसा। हाँ, मैं आपका ही चाहता हूँ क्योंकि अभी जैसे मैं चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जो चीज़ ये लगता है, DRG भी आदिवासी है, CRPF भी आदिवासी है, नक्सल भी आदिवासी ही है, चाहे इधर से भी आदिवासी है जी, और जो निवासी हैं वो तो है ही। हाँ, नहीं, जो हत्या मुखबिर की होती है हाँ जी जी, वो भी आदिवासी है, मुखबिरी थी। तो एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आता इसमें, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस एक चीज़ का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदिवासियों का नुकसान कहाँ हो रहा है।
भले हम किसी की बात पे आके हम कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, पर जैसे उधर से भी लोग मर रहे हैं, इधर से जनसंख्या तो हमारी खत्म हो रही है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम बचाएंगे किन चीज़ों को? तो हमें तो पहला फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि हमारा अस्तित्व बचे। अस्तित्व तो तब बचेगा जब हम जिंदा रहेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे अब सरेंडर हो रहे हैं, अगर प्रशासन की नज़र से देखें तो ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतने साल से हम जो आंकड़े देख रहे थे सीआरपीएफ जवानों को देख रहे थे, वो शहीद हो रहे थे, बुरा भी लगता था। क्योंकि उनका भी परिवार है, एक के भरोसे 4-10 कितने लोग बैठे होते हैं, और वो तो खैर सब लोकल भी नहीं होते, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, सब चीज, तो वो सब बुरा भी लगता था। लेकिन अब जब ये देखते हैं कि हमारे आदिवासी इधर भी मर रहे हैं, और सरेंडर तो चलो 200 से ज़्यादा हो गया, वो इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, ऑपरेशन प्रोसेस, तो प्रशासन को चलो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिल भी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ शुरू हुआ था और वो आज तक टिका आ रहा है, तो वो विचारधारा है। तो हमें अगर विचारधारा को खत्म करना है तो फिर विचारधारा लानी होगी, क्योंकि विचारधारा को विचारधारा ही खत्म कर सकता है। और वो विचारधारा लाने के लिए हमें फिर सीधी सी बात है, आपको उस तरीके से काम कर रहे होंगे। 31 दिसंबर देखिए, सरकार तो हमें आश्वासन देती है और कुछ चीज़ें उस तरीके से बात रखती है कि ताकि हम भी ये समझे कि काम हो रहा है। बट जो लोग यहाँ रहते हैं, जैसे बचपन से, हाँ आज तक कहीं ना कहीं जैसे मेरी परवरिश ऐसी हुई, तो उस वजह से मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के जैसे सरपंच रहे, तो उस समय जैसे गांव पे आते भी थे, और या अच्छा, आते थे गांव? जी, पापा ने मुझे एक बार मतलब बताते थे वो किस्से। आपने नहीं देखा? मैंने आज तक नहीं देखा, पर जैसे पिताजी बताते थे कि जैसे सरपंच थे तो उस समय सरपंचों को बुलाया जाता था, मीटिंग में बुलाया जाता था, तो ये सारी चीज़ें। तो अब ये चीज़ है कि अब ये सारी चीज़ें होती हुई आई हैं, और अब भी जैसे कोई आईडी ब्लास्ट में गाँव का गाय चराने चला गया और उसको ही नहीं पता, कभी हमारे जवान एसपी सर जैसे अभी वो आईडी, तो ये सारी चीज़ दुखद हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर प्रशासन हमारे लिए रोड की सुविधा कर दे, स्वास्थ्य की सुविधा कर दे, अब स्कूल में बच्चे को इस चीज़ की चिंता ना हो कि मेरे ऊपर छत गिरेगी या नहीं, और अगर उस चीज़ की चिंता ना हो कि मुझे मिड डे मील बराबर मिल जाएगा, तो क्यों कोई आवाज़ उठाएगा, क्यों कोई सड़क पे आएगा। अब ये दुखद बात है कि सुकमा में कुछ वक्त पहले, जैसे हम स्कूलों की बात, हॉस्टल की बात करें, तो वहाँ बच्चों को रहने के लिए सीट्स नहीं है बराबर, वो बच्चे कहीं और है, और उनका तो उस वजह से ये था कि वो सड़कों पे आ गए थे और आंदोलन कर रहे थे। अब छात्र पढ़ेंगे कब और फिर बाकी चीज़ें कब करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन, देखिए जहाँ पे नक्सली नहीं है तो विकास तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो क्या हम उस चीज़ का जिम्मेदार हम फिर किसको दें? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ख़त्म करना ही है इस चीज़ को, खैर वो जो गलत कर रहे हैं वो गलत ही है, उनको ये रास्ता तो नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अहिंसा का रास्ता कहीं ना कहीं सही तो नहीं है, क्योंकि उससे आपकी भी जान जा रही है। हिंसा का रास्ता कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि उससे जाने तो दोनों की जा रही है, और नुकसान तो आदिवासियों का ही हो रहा है। तो विचारधारा को वो करने के लिए मेरे हिसाब से पढ़ाई ही एक ऐसा क्षेत्र है जो, और उसका मकसद ये है, वो नौकरी दिलाने वाला नहीं, मतलब हम ये ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए तो नौकरी मिल जाए, नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि पढ़ाई हमें इसलिए करना चाहिए कि हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, हमें सोचने समझने की क्षमता मिल जाए, और हम अपनी जिंदगी में अपने लिए सही निर्णय ले पाए। तो मेरे हिसाब से उस दिन, जिस दिन जिला, क्योंकि गलतियां सबकी होती हैं, अगर आज बस्तर का विकास नहीं हो रहा है, उसमें आदिवासियों की भी गलती है, उसमें नक्सलियों की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि प्रशासन हमें वो चीज़ें नहीं दिला पा रहा है, इस वजह आदिवासी नाराज हैं। आदिवासी अपने खुद को सक्षम नहीं बना पा रहे हैं, तो ना बात पहुंचा पा रहे हैं, ना बात समझा पा रहे हैं, और नक्सली ने तो फिर नहीं, उसके लिए तो एक चीज़ ये भी है, मैं बता रहा हूँ कि आदिवासी अगर अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो बौद्धिक तरीके से उनका विकास हुआ ही नहीं। जी, उनको पता ही नहीं। जैसे मैं एक इसी पे बात जोड़ देता हूँ, एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दोरनापाल में एक महिला की मौत हो गई, तो उसके बेटे और बहू ने उसकी डेड बॉडी को खटिया में लेकर बरसती बारिश में भीगते हुए लेकर कहीं जा रहे थे। तो दोरनापाल में पत्रकार साथी हमारे राजा राठौर जी, तो उसने उस तस्वीर को क्लिक किया था जी, और उसने उस तस्वीर को वायरल भी किया था, तो उस पर खबर भी बनी थी, उस खबर पर। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर किसी के घर में किसी महिला की स्वाभाविक मौत होती है, हॉस्पिटल में तो हुई नहीं, गांव के किसी घर में हुई, अब वो वहाँ से अपने पैतृक घर में उसकी डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। अब तो इसमें अस्पताल को कैसे पता चलेगा कि फलाने के घर में किसी की मौत हुई है?
तो वहाँ एम्बुलेंस कैसे प्रोवाइड कराएगा या शव वाहन कैसे प्रोवाइड कराएगा कि आप उनकी डेड बॉडी को लेकर अपने पैतृक निवास तक ले जा सकते हैं, ऐसे भीगते हुए ना ले जाएं। बिल्कुल। तो इसमें सरकार की गलती कहाँ है जी। भाई? वो तो आदिवासियों को नहीं पता है। बिल्कुल। तो इस सवाल को लेकर जो मेरे गुरुदेव हैं रितेश मिश्रा जी, मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ कि उसमें सरकार की गलती कहाँ है? भाई ये तो आदिवासियों को पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए ना कि हमारे घर में मौत हुई है, हमको डेड बॉडी वहाँ तक ले जाना है। तब अगर शव वाहन उपलब्ध नहीं कराती सरकार तो सरकार की गलती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी और इसका वो बताया था निराकरण। बोले कि अगर एक आखिरी आदमी को उसका अधिकार नहीं पता है तो ये भी सरकार की गलती है। सही बात है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिरी आदमी, जो हमेशा हर नेता हर राजनेता मंच से आखिरी आदमी को ही टारगेट करता है जी। हम अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे। हाँ वो तो है। तो विकास पता नहीं पहुंचता है कि नहीं, विकास तिवारी कोशिश करता है पहुंचने का। खैर ये मैं अपने बात नाम को डाल देता हूँ। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अंतिम व्यक्ति तक उसको उसका अधिकार पता होना चाहिए कि अगर हमारे घर में ऐसी समस्या है तो हमको क्या अधिकार प्राप्त हैं जी, सरकार हमको क्या सुविधा। तो आदिवासियों की गलती नहीं है कि वो अपने अधिकार नहीं ले पाते, ये भी सरकार की गलती है कि वो आदिवासियों को बताए ही नहीं या बताना ही नहीं चाहे। जी जी जी, दोनों कारण हो सकते हैं। नहीं, ये बात सही कहा आपने और इस बात में पूरे सहमत भी हूँ। जैसे अगर मैं जैसे आदिवासियों की गलती मानता हूँ तो वो यहाँ पे आदिवासी और पूरे देश में बैकवर्ड और पिछड़े लोग जो अज्ञानता के शिकार हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी सरकारी जिम्मेदारी। नहीं, ये तो है सर, मतलब पूरी तरीके से सरकार ही गलती हो जाती है। क्योंकि देखिए हम एडवर्टाइजमेंट इतने लगाते हैं, पढ़ते कितने लोग हैं उस चीज़ को, हम सोशल मीडिया में अपने एडवर्टाइजमेंट इतना कर रहे हैं, खुद को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो जितना फ़ोन चलाने हैं उससे कई ज़्यादा लोग हैं इस वक्त जो नहीं चलाते हैं और इन सारी चीज़ों से दूर हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे हमारी गलती कहाँ होती है, मैं जैसे उसको ऐसे कहना चाहूँगा, जैसे हमें अगर स्कूल जाने का मौका मिल रहा है फिर भी हमारे लोग जैसे स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ हमारी गलती है। जब हमें मौका मिलता है कि हम अपनी बात रख पाएँ, जैसे हमारे सामने कोई राजनेता आते हैं, किसी भी पार्टी के आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनसे बस हम क्या ही डिमांड करते हैं। मैं और हाँ, ये बात सही है कि हमारे लोग इतने भोले भी हैं। मैंने ये चीज़ देखा भी है कि मैं जब लास्ट इलेक्शन भी देख रहा था, किसी के मुंह से मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सुनी। सिर्फ लोग पहले यही कहते थे कि हमें रोड करवा दो, एक बोरवेल करवा दो, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें। जब दुनिया अब कहीं कहाँ तक पहुँच चुकी है और हम आज भी बेसिक सुविधाओं पर, और जैसे हाँ आपने भी कुछ कवरेज किया था और एक दो चीज़ें मैंने भी देखी, जैसे किसी महिला को लेबर पेन हो रहा है तो उनको भी अब कितने नदी नाले पार करके उस तरीके से जाना पड़ता है। और अभी बाहर के चैनल्स भी आके यहाँ कवरेज दे रही हैं कि स्कूल्स में बच्चे, टीचर्स सब नदी नाले पार कर करके स्कूल जा रहे हैं, और अभी से नहीं कितने सालों से जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सरकार की गलती है, और मतलब उस तरीके से सुविधा नहीं पहुँचा पाना और आखिरी व्यक्ति तक उसका अधिकार नहीं दिला पाना। बाकी हाँ, हमारी गलती वहाँ हो जाती है जब अगर आपको कोई खाना परोस के दे रहा है तो आप नहीं खा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो भी पता तो होना चाहिए कि उसको खाने से उसको क्या लाभ होगा, ये बात भी सही है। तो सबसे बड़ी बात क्या बताएं कि अज्ञानता। जी, जैसे मैं एक सवाल और पूछा था, आप उस सवाल को मिस कर गए या स्किप हो गया आपसे जी, कि बस्तर में नक्सलवाद आया क्यों, जो माओवाद है। अच्छा। क्या इसको लेके कभी आप सोचे कि क्यों आया होगा, बस्तर में क्यों आया? नहीं सर, इस बारे में बहुत ज़्यादा मैंने कभी सोचना। जैसे मैं कई लोग से पूछता हूँ, जब माओवाद तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश था किसी समय में, वारंगल और उस इलाके से जब माओवाद यहाँ आया तो रायपुर क्यों नहीं चले गया सीधे, क्यों दंडकारण्य आया? मतलब इसी इलाके में उसको वो माहौल क्यों मिला कि जहाँ वो सर्वाइव कर पाए, जहाँ पे वो अपने आप को स्थापित कर पाए। भाई वो तो हो सकता है कि रायपुर भी चला जाता। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो तो कहीं, लेकिन वो रायपुर इसलिए नहीं गया क्योंकि रायपुर विकसित इलाका था। जी, ठीक है। दंडकारण्य इसलिए आए क्योंकि दंडकारण्य को अछूता छोड़ा गया था। हाँ, ये बात भी सच है। सरकार ने उसको छोड़ कर रखा था, इसलिए उनको स्पेस मिला, ऐसा मुझे लगता है। इस पे आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो रिसर्च कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं कभी कभी सोच पाता हूँ तो जैसे हम लोग का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिस तरीके से बस्तर का भी है, हाँ ये बात सच है। और ये बात आज भी उतनी सच है कि जैसे बस्तर का क्षेत्र जो है बिजनेस के तौर पे भी देखा जाए जितना, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास उतने वन उपज है, फिर भी हम लोग मतलब बस्तर के लोग इतने संपन्न हो सकते थे आर्थिक रूप से भी, पर वो भी नहीं है। और ऊपर से कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से, और उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी फायदा मिला है। और जैसे कि यहाँ लोग जैसे नहीं जानते, अवेयर भी नहीं है, तो आई थिंक इन सारी चीज़ों की वजह से
अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस्तर की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, जी ये हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं कि बस्तर की चीज़ें उन गिद्धों की नज़र में एक्सप्लोर कर ली गई हैं जिनको पता है कि बस्तर में ऊपर तो जंगल है, जी ज़मीन के नीचे क्या क्या है। नहीं मैं जानता हूँ सर ये चीज़ें। और जैसे जब ये वीडियो शायद अपलोड हो गया होगा तो हो सकता है उस दौरान तक या उसके बाद, अभी हाल फिलहाल में मैं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी से मिल के आया हूँ, तो क्योंकि उन्होंने खुलासा किया कि कैसे इंद्रावती नदी के उस पार उस परी में जहाँ पे सरकार कभी नहीं जा पाती, वहाँ 104 एकड़ जमीन जो है, हाँ वो रायपुर के किसी बंदे के यहाँ नाम पे रजिस्टर्ड हो गई। जी, उस मैं भी दौरान सुना उन्होंने बताया कि लोहे की पहाड़ियों के पीछे जी उस इलाके में भी 150-150 200 एकड़ ज़मीनें जो हैं जी बाहरी लोगों ने अपने नाम करवा ली लिया। और उनको पता है कि इसका आने वाले भविष्य में उनको क्या लाभ मिलना है। तो हमको ऐसा लगता है यही एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर मतलब नहीं, हर मैं समझ चीज गया सिर्फ सर, हाँ। टूरिज्म की नज़र से नहीं देखा जा सकता। खूबसूरत ये भी एक्सप्लोर करना है कि उनको पता है कि यहाँ जमीन के नीचे कोरंडम है, जमीन के नीचे टीन है, जमीन के नीचे लोहा है, जमीन के नीचे सोना है। आपको नहीं पता, उनको पता है। नहीं ये चीज़ जानता हूँ मैं। और इस चीज़ पे जैसे अगर मैं अपनी बात रखना चाहूँ तो ऐसा है कि आप ही की बात रखने के लिए बातचीत हो रही है। जी तो ये जैसे कि हाँ ये चीज़ जैसे पता है, जैसे सुकमा में बहुत ज़्यादा टीन है और जैसे यहाँ पे भी कोल है, खनिज बहुत ज़्यादा है। तो अनएक्सप्लोर से मेरा ये मतलब था कि अगर बस्तर के लोग इस चीज़ को, मतलब बाहर के लोगों को नहीं, बस्तर के लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं जैसे सुशील हूँ तो सुशील को खुद की काबिलियत पता होनी चाहिए, तो हमें मतलब खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, खुद को करने की। तो तब हम अपनी ताकत को इस तरीके से आगे लेके आएंगे कि कोई हमें वो भी नहीं कर पाएगा। मतलब बाहर के लोग, क्योंकि देखिए कमजोर चीजें घर से ही होती हैं, बाहर से नहीं होती हैं, इसलिए तो ये मेरा एक्सप्लोर का मतलब था। और दूसरा चीज जैसे हसदेव की बात हो, अब वो भी सबके सामने ही है। अब वो उस सरकार से लेके इस सरकार तक बातें सब करते हैं, बट काम हो तो अभी भी काम चालू है। चाहे आप रायगढ़ की बात कर लीजिए। तो जब मैं बस्तर के बारे में सोचता हूँ तो बस्तर का निवासी होने के नाते मेरे मन में भी डर रहता है, बिल्कुल रहता है। क्योंकि सच बताऊं तो विकास होना चाहिए, लेकिन मैं सतत विकास पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्या है सतत विकास? सतत विकास का मेरा ये मानना है सर कि जैसे विकास तो देखिए होना ही चाहिए, पर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए, मतलब इन सारी चीजों, मतलब कि सबका हित होना चाहिए। आप विकास के नाम पे 4 फैक्ट्री लगा दे रहे हैं और उससे जैसे दिल्ली की हालत जैसी हो गई है, वहाँ सारा धुआं, एक भी चीज कुछ नहीं बच रहा है, तो इसको आप विकास नहीं कह सकते, वो विनाश ही है। उससे अच्छा फैक्ट्री मत लगाइए, उससे अच्छा आप ये कर दीजिए कि यहाँ के लोगों को आप स्किल सिखा दीजिए, इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए कि यहाँ के लोग खुद ही अपना काम धंधा करके रहना सीख जाएं। आप पढ़ाई व्यवस्था इतनी कर दीजिए कि बच्चा यहाँ का पढ़ लिख के खुद ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और अपनी व्यवस्था संभाल ले। तो सतत विकास से मेरा ये कहना है सर, हमारा पर्यावरण भी हमारे पास रहे, जल जमीन भी रहे, और उसके साथ साथ आप विकास कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं लोगों का शोषण भी ना हो, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ जैसे NMDC की बात हो तो मतलब ऐसे नहीं कि हमारे लोग काबिलियत नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, बहुत से लोग हैं, पर ये होता है कि अधिकतर लोग लेबर पे होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति स्किल्स पे ठीक है तो आप उसको कोई मैनेजमेंट का पोस्ट दे दीजिए। अगर वो कम्युनिकेशन में अच्छा है तो आप उसको मार्केटिंग में लगा दीजिए। अगर कोई ट्रेडिंग में अच्छा है आप उसको ट्रेडिंग में कर दीजिए। तो मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ में ठीक है आप उस चीज़ में उसको अपॉइंट कर दो ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग लेबर से हैं या फिर 1-2 लोग ही होंगे जो ठीक ठाक पोस्ट तक पहुंच पाते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम लोग अपने आप को मतलब सक्षम नहीं बना पाते हैं। इसके साथ ही साथ एक उदाहरण के साथ एक चीज़ बता रहा हूँ जी कि जो जिस लायक हो उसको वो काम दे दिया जाए जी। इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो किसी लायक नहीं उसको लायक भी बनाया जाए। जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही जैसे है। जब NMDC की स्थापना बस्तर में हुई जी, जिस दिन उसकी पहली ईंट रखी गई होगी, मैं बहुत लोगों से इस बात को चर्चा में बोलता हूँ, जिस दिन पहली ईंट रखी गई होगी NMDC की, उस दिन कोई एक आदिवासी बच्चा वहाँ पैदा हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। अगर उस दिन NMDC उसको अडॉप्ट कर ले जी, और उसको तुम्हारे जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता जी, तो बच्चा आज IAS IPS बनने योग्य नहीं हो जाता। बिल्कुल बन जाता। आज आपकी बातों से कोई बोलेगा कि ये सुकमा जिले के कौन सा गांव बताया आपका? दुबनपाल का एक गोंड लड़का है। ना भाषा शैली से आप समझ में आ रहा है, ना आपके रहन सहन से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उच्च स्तर की पढ़ाई मिली है। तो अगर उस समय NMDC स्किल तो बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, स्किल तो वो बनाया जाएगा आपको। तो अगर उस दिन उनके लिए किया जाता जी तो आज एक बच्चा तो वहाँ पे एक ऑफिसर रैंक में जाता। बिल्कुल रहता सर। मनीष कुंजाम कई बार इस बात को बोल चुके हैं हमारे साथ भी और अलग अलग जगहों पे कि
चतुर्थ वर्ग में भी स्थानीय आदिवासियों को एनएमडीसी नहीं रखती। बिल्कुल चतुर्थ वर्ग में। जी, समझ रहा हूँ। प्रथम और द्वितीय तो द्वितीय छोड़ छोड़ दीजिए, दीजिए। सपना है आप लो, चांद जी, है। हाँ जी, बिल्कुल चतुर्थ वर्ग में जो कि लेबर श्रेणी है लेबर वहाँ पे, श्रेणी। वहाँ पे अब स्किल करने वाली बात है। तो अभी कैमरे के पीछे जीतू भाई खड़े हैं। जी जीतू भाई जो है यहाँ इस ऑफिस में एज ए ऑफिस बॉय के लिए आए हुए हैं, जी लेकिन अब मैं इनको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ना, जी जी क्योंकि मेरी भी आवश्यकता है जी, और जी। मैं देख रहा हूँ कि हैं तो इनको सिखाया जाए। सिखाया जाए। तो अब ये कैमरा लगाना, कैमरा हैंडल करना कुछ हद तक सीख रहे हैं ना। जी, अब अगर मैं इनको इनके स्किल के अनुसार से काम दे दूं तो सिर्फ पानी पिलाएंगे जीवन भर वो बात भी सही है। ना। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अगर इनको कैमरा चलाना सिखा रहा हूँ तो कैमरा चलाने योग्य हो जाएंगे ना। बिल्कुल तो आप कोशिश, आप भाई आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? सही बात है। मतलब मैं बोल नहीं रहा नहीं, हूँ मैं कि समझ रहा हूँ सर वो तो, चीज़ तो उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। खैर इस पे तो जितना बहस कर लें उतना है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि 31 मार्च के बाद कैसे देख रहे हो बस्तर को आप? मैं असल में मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, जी उस लड़के से बात करना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर सोच है, विज़न है, सोचने का तरीका है, सोचने की ताकत है। जी क्योंकि बस्तर के बहुत सारे आदिवासी हैं जो यूथ जो बताए ना कि यहाँ के लोग जो बीएससी एमएससी भी कर रहे हैं, लेकिन जी वो जी भी कर रहे हैं, एज हाँ। बेसिक है। जी। जो आपने सबसे पहली बात कही कि एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, जी तो वो जो नहीं मिल रहा, तो उनको जी। एजुकेटेड तो हो रहे हैं, सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, जी। लेकिन वो सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए और हमको जो है जो बस हम रिज्यूम ही तैयार कर रिज्यूम लें। तैयार कर लें और जो हमको मिलता है जो सरकार की तरफ से लाभ, अच्छा, हाँ। उस लाभ के उसका वो तहत नौकरी मिल जाए ना। तो जी। लेकिन वो उस क्वालिटी पे नहीं जा रहा है एजुकेशन। बिल्कुल नहीं जा रहा है। जैसे आप जिस बात बोले, इसलिए मैं एक उस युवा से बात करना चाह रहा हूँ बस्तर को लेकर कि वो क्या सोच रहा है कि 31 मार्च के बाद कैसा होगा बस्तर। क्या लगता है आपको, जैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या उम्मीद है आपको कि क्या हो सकता है? सर मतलब मुझे तो अगर आपने सोचा हो तो बताइए, नहीं तो मतलब ये तुरंत सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको बहुत डीप सोच के बताइए। जी सही बात है। इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बिना सोचे समझे भी कुछ भी नहीं बोला जा हाँ सकता। बिल्कुल। पर जैसे एक दो बार ये सवाल मेरे जहन में भी आया है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे पिछले दो तीन सालों से कंटिन्यूसली डेट अनाउंस हो रहे हैं। तो मैंने बस इतना ज़रूर सोचा है कि शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फर्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है ना सर। हम आज भी बेसिक चीज़ों के लिए जहाँ पे मतलब तरस रहे हैं, जब तक वही नहीं मिल रहा है लोगों को, तो फिर हम मतलब रिपोर्ट्स तैयार कर लें या फिर न्यूज़ चैनल या बाकी चीज़ों पे हम कितना भी हाइप क्रिएट कर लें कि बस्तर बदल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे बदलेगा। जैसे हम लोगों ने बात की, स्किल्स पे काम करना होगा, लोगों को स्किल्स देना होगा और डेवलपमेंट को लेके एक अच्छा प्लान बनाना होगा और वहाँ के लोकल लोगों से बात करनी होगी कि उन्हें क्या चाहिए। तो आई थिंक जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। आओ बस्तर से वापस संसद चलते हैं। जब खत्म हुआ वहाँ कार्यक्रम, जी उसके बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? वहाँ जो लोग आए हुए थे पूरे देश भर के, अलग अलग 300 कितने लोग आए हुए थे? लगभग 200-300 200-300 लोग। जी तो लोगों ने, आपकी वेशभूषा एकदम अलग थी सबसे, जी तो उसको देकर भी लोग आकर्षित हुए होंगे, जी कौतूहल रहा होगा, बात किया बिल्कुल जाए बिल्कुल। इनसे। तो क्या रिस्पांस था वहाँ लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है सर। जैसे कि मैं मतलब और भी जगह पे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, कर्नाटक भी गया हूँ, कोलकाता, पंजाब और इस वक्त दिल्ली भी गया। दिल्ली खैर ये मेरा दूसरी बार था, बट पहली बार जब गया था तो भाषण नहीं दे पाया था। इस बार मुझे देने का मौका मिला था। तो और पहली बार मुझे अपना जो वेशभूषा उसकी ताकत उसी समय पता चली थी 2022 में, क्योंकि उस समय जब मुझे भाषण देने का मौका नहीं मिला था, थोड़ा निराश था मैं। तो तब भी वेशभूषा में गए थे? जी वेशभूषा में गया हुआ था। और उस समय मतलब इस बार तो मेरे भाषण की वजह से ज़्यादा चर्चे हैं, पर उस समय मेरे वेशभूषा की वजह से ज़्यादा चर्चे था। तो उसमें मुझे मतलब यही होता है ना सर, हम लोग को ज़्यादा मौके मिलते नहीं है, तो हम लोग अपनी वेशभूषा को बहुत जगह नहीं ले जा पाते या नहीं पहन पाते, चले जा रहे हैं। जी छोड़ते भी चले जा पा रहे हैं। तो वो उस समय ऐसा था कि हमें गाइडलाइंस मिली थी, तो और मैं भी चाहता था कि मैं जा रहा हूँ तो पूरी तरीके से ही जाऊँ। तो मैंने सारा तैयारी किया और मैं जब उसको पहन लिया तो एक्साइटेड था कि बाहर के लोग इस चीज़ को लेके किस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, क्या रिएक्ट करते। पर जब मैं तैयार होके होटल से निकला, तो होटल से निकलने से लेकर शाम तक होटल वापस आते तक मैं सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी हूँ। वाह, बिल्कुल। मुझे आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जैसे ही मैं होटल से निकला तो मेरे दोस्त जो अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए थे, उन सब ने मेरे साथ फोटो खींचाना शुरू किया। और जब मैं अंदर जैसे चेकिंग हो रही थी तो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर सर थे,
वो तो शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या पंख लगाए आपने, ये सिक्का आपकी असली है या नहीं है, पैर में आपने क्या पहना। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि ये मेरी बेटी मांग रही है आपसे। शायद उन्होंने फ़ोटो भी घर पे भेज दिया था। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी मांग रही है, आप दे सकते हो क्या? मैंने बोला सर मैं तो दूसरे का मांग के लाऊं, वरना तो मैं, उनका कार्ड है मेरे पास, लेकिन आज भी उनका कार्ड है। इस बार गया था, मैं उनको खोज रहा था पर मिले नहीं, क्योंकि मैं इस बार लेके गया था, बट नहीं मिले तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाया उनसे। तो उन्होंने मेरे साथ लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, और उस दिन तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे और मेरे सारे दोस्तों के फोटोज उन्होंने लिए, क्योंकि हमें फ़ोन अलाउ नहीं होते। फिर जब अंदर बैठा हुआ था तो जो कैमरामैन थे उन्होंने मेरा पोजीशन चेंज कराया कि आप पूरे गेटअप में हैं, आप यहाँ बैठिए ताकि आप फ्रेम में रहें। तो सोचिए, मतलब एक बस्तर के लड़के को, अब जैसे वहाँ तो कोई मुझे पर्सनली जानता नहीं है, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ कि कोई मुझे जानबूझ के वो लाइमलाइट दे, बट मैं जहाँ बैठ रहा हूँ वहाँ से मुझे शिफ्ट चेंज कराया जा रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे तब हुई जब ओम बिरला जी आए वहाँ पे, और उनके साथ फोटो सेशंस होने थे। तो मुझे एक मैम थी, उन्होंने कहा कि आप ओम बिरला जी के बाजू में बैठिए। तो मुझे लगा कि, क्योंकि सब ये रहता है कि मैं उनके बाजू में बैठूंगा, मैं उनके बाजू में, मैं चुपचाप खड़ा था वहाँ पे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बाजू में बैठेंगे, तो सब साइड हो गए। मैं जाके बैठा उनके बाजू में, और फिर मतलब जब इस तरीके से बहुत प्राउड फील हुआ होगा कि मैं उस संस्कृति का हिस्सा हूँ। उस हिस्सा हूँ, बिल्कुल सर। मतलब क्योंकि वो पहला मौका था जब मैंने पूरी तरीके से वरना नॉर्मल सिक्का और वो कलगी वलगी तो हम लगाते ही हैं, लेकिन पूरी तरीके से मैंने वो सारे माला वाला और पूरे पैर से लेकर सिर तक वो कौड़ी भी बांधी हुई थी मैंने, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उस दिन मुझे ना, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ, और अपनी जो संस्कृति उसकी ताकत महसूस हुई मुझे, क्योंकि उस दिन सुशील को कोई नहीं जान रहा था, और न कोई पहचान रहा था। लड़के को लोग जानना चाह रहे थे, लड़के को पहचान रहे थे, और सबका सवाल यही था, ये आपने जो पहना ये क्या है, आप कहाँ से हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब मैं वहाँ पार्लियामेंट से बाहर निकला, हमें विजिट के लिए ले जाया जाता है, तो हम जब इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल गए, तो जैसे मैं बस से नीचे उतरा, वैसे ही वहाँ पे लोगों ने मुझे घेरना चालू किया। हो गया, चालू कर दिया ना। अच्छा। तो वहीं से मुझे घेरना चालू हो गया कि आपके साथ एक फोटो लेनी है। तो इंडिया गेट के सामने भी लोग ले रहे हैं, मेरे दोस्त भी अब मुझे चिढ़ाने लग गए थे सेलिब्रिटी करके। तो सच बताऊं तो इस बार भी वैसा ही था, बट उस 2022 का किस्सा, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मुझे पर्सनल लेवल पे भी ऐसे सरप्राइज करता है कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब उसके बाद मैंने हर जगह पे, अब जहाँ पे भी जाता हूँ पूरे वेशभूषा में जाता हूँ। तो इस बार भी मेरा यही था कि मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ सुशील नहीं, बस्तर भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी जा रहा है, और एक आदिवासी लड़का जो अगर वहाँ पहुँचा है तो वो अपनी उस पहचान के साथ पहुँचा है। तो सुशील भाई, जैसे आप बता रहे हो कि लोग आपके साथ में सेलिब्रिटी जैसा आपको फील है जी, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि आदिवासी अपनी अगर कल्चर और परंपरा के साथ हैं तो सिर्फ लोग उनको कौतूहल की नज़र से देखते हैं और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आदिवासी अपनी परंपरागत वेशभूषा में है तो हर आदमी सोचता है उसके साथ एक फोटो ले ले, उसके बाद और कुछ नहीं सोच रहा है उसके बारे में। फिर बात हो रहा है कि अगर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी है, जंगल कट रहे हैं तो कटने दो, आदिवासियों को भी तो मूल में रहने की जरूरत है, मतलब शहरों की तरह व्यवस्थाओं में रहने की जरूरत है। मैं भी चाहता हूँ कि आदिवासियों को व्यवस्थाएं सब मिले लेकिन उनकी संस्कृति भी बची रहे। जी बिल्कुल। कैसे देख रहे हो आदिवासियों की संस्कृति को, कैसे देख रहे हो, कितनी बदल रही है या बच रही है, या क्या किया जाना चाहिए इसको बचाने के लिए? आपके मन में कुछ इसको लेकर कभी सोचते हो? जी बिल्कुल सोचता हूँ इस चीज़ को लेके। जैसे अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं ना जी, इसमें एक्स्ट्रा बर्डन देके कोई भी चीज़ को तुरंत मत सोचना। हाँ, जो चीजें आपके दिमाग में हमेशा आती होंगी, हाँ, जिस पे आप सोचते होगे तो वही बताना। हाँ, नहीं, या वही, सीधे बोलते ना कि इस पे तो मैं अभी नहीं सोचा हूँ। हाँ। नहीं, अब जैसे आपको जो भी सवाल है उस पर मेरे मतलब जो भी ख्याल है ना मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि अब जैसे हम लोग इन जनरल जैसे बातें करते रहते हैं और कभी ना कभी दोस्तों में या आपस में भी निकलते रहते हैं ऐसे टॉपिक्स। तो जैसे अभी मतलब जब से मैं इन चीज़ों में एक्टिव हूँ तब से कहीं ना कहीं जैसे जो समाज से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज पे अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनसे भी जैसे बात होता है तो उनके जैसे सोचने समझने का तरीका, जैसे एक दो लोगों से बात भी किया है मैंने, तो थोड़ा समझ में आता है कि वो लोग थोड़े से मुझसे सोचना समझना उनका अलग है और वो अपनी संस्कृति और वेशभूषा को लेकर थोड़ा अलग तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि मुझे लगा है, ऐसे काफ़ी बार लगा है, जैसे क्योंकि जैसे मेरे साथ ही खुद हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बस यही पूछा कि ये क्या पहना है आपने या फिर कहाँ से आए हो, उसके बाद फ़ोटोज़। तो हाँ, मेरे हिसाब से अब कहीं ना कहीं जब हम छत्तीसगढ़ के बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बस हम आकर्षण का एक केंद्र ही रह गए हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और अगर हम बस्तर की बात करें तो
संस्कृति से छूटते जा रहे हैं, ये 100% सच बात है, ऐसा मुझे लगता भी है। क्योंकि सबसे बुरी बात तो अभी ये लगती है, जैसे अभी हम बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे हम उन्हें सबसे पहले घर पे हिंदी तो सिखाते हैं, पर अभी ये हो रहा है कि हमारे खुद के आदिवासी बच्चों को अभी उनकी भाषा नहीं आ रही है, ना वो गोंडी बोल पा रहे हैं, ना हल्बी बोल पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले शुरुआत तो अपनी मातृभाषा से ही होती है, वरना आप अपने लोगों से जुड़ोगे भी कैसे। तो अभी ये चीज़ें भी देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सबसे पहले हम भाषा के तौर पे छूट रहे हैं। दूसरा, अगर पहनावे पे चले जाएं तो पहनावा भी जैसे हम लोगों ने बस एक सिक्के मालों को वो कर दिया है और पंखों को कर दिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही हर जगह हम देखे जा रहे हैं। जबकि थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए जो पहले से कहीं ना कहीं हमारे उसमें दिनचर्या में रही होंगी। तो ये भी चीज़ें अभी कम देखने को मिलती हैं। और उसके साथ जैसे बस्तर की विकास की बात हो तो ठीक है, डेवलपमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा सतत विकास, तो सतत विकास में जैसे अब ये एक मतलब हर जगह का एक ये मेन रास्ता आता है कहीं से भी, अब तक इतना मैंने देखा है। तो अब इसमें मेन चीज़ ये होता है कि आप भविष्य का भी ध्यान रखते हैं और वर्तमान का भी, और जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है और जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको भी नहीं होता है। तो आप सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो और विकास की ओर चलते हैं। तो अभी जैसे अगर पेड़ पौधे चलेंगे तो जैसे हम प्रकृति पूजक हैं, अब हमारे पूजने के लिए या फिर हमारे आस्था का चीज़ ही नहीं रहेगा, तो वही तो हमारी पहली संस्कृति है जहाँ से हमें जड़ें शुरू हुई हैं। क्योंकि आज भी हम माथा टेकते हैं, सबसे पहले वहाँ टेकते हैं, उसके बाद हम मंदिर या मस्जिद में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। हाँ, मतलब प्रकृति तो प्रकृति में देव तो है ना सब बिल्कुल बस्तर में, और हम तो माटी बिल्कुल पेड़ पौधे जी, और पहनने से लेके पीने से खाने से लेकर हर चीज तो हमें वहीं से मिल रहा है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो बस्तर का मुझे नहीं लगता कोई वासी रह पाएगा यहाँ पे। और वही चीज मैं जैसे सोचता हूँ बस्तर को, ये जैसे आपने जब भी कहा ना कि बस्तर का जो विकास है बस्तर के लोगों के हिसाब से होना चाहिए, सच बात है। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम खेती होती है, तो हमें योजनाएं ऐसी लानी चाहिए कि यहाँ का व्यक्ति धान के अलावा और भी चीजें उगा पाए, क्योंकि खेती का मतलब सिर्फ धान उगाना हो गया है। अब मैं देखता हूँ जैसे अधिकतर लोग, ठीक है सुविधा है, जैसे पानी नहीं है, बाकी चीजें भी, तो कहीं ना कहीं हमें प्रशासनिक तौर पे वही सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अगर आर्थिक रूप से भी उनको सक्षम कर दोगे, क्योंकि अधिकतर कृषक हैं, अब उनको धान बेचने में दिक्कतें आ रही हैं और बाकी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, उनको खाद नहीं मिलना, ये नहीं मिलना, तो आदमी जब ठीक से धान ही नहीं बो पा रहा है तो आगे की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो ये चीज़ों में भी कमियां नज़र आती हैं। तो अब इंसान पहले पेट के बारे में सोचता है, क्योंकि तो फिर संस्कृति और बाकी चीज़ों के बारे में वो कब सोचेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे हर एक चीज़ जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरीके से बस्तर के मतलब बस्तर के लोगों में अब उनके पास परेशानियां इतनी हो गई है ना कि वो अब पेट पालने पे ज़्यादा ध्यान है उनका, और कहने की इन कारणों की वजह से भी हम चीज़ों से छूटते जा रहे हैं। क्योंकि आदमी बिना कपड़ों के रह रहेगा बट भूखा कैसे रहेगा, पालना भी है अगर, तो ये भी कारण मुझे नजर आता है कहना कि। तो इसलिए सतत विकास होना चाहिए जहाँ पे भविष्य का भी हम ध्यान रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें और लोगों का भी ध्यान रखें कि हम सब मिलजुल के और अपनी ही जगह पे हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो संस्कृति कहीं ना कहीं छूट रही है, इसके पीछे एक मुख्य कारण मुझे ये भी लगता है कि जैसे हमारे पाठ्यक्रम में हम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ी भाषा को उसमें अभी जोड़ा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ी बोर्ड में। उसके अलावा जैसे आप बाकी जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ी नहीं है वहाँ पे। तो राजकीय हमारे राजकीय भाषा होने के हिसाब से कहीं ना कहीं वो भी होना चाहिए, क्योंकि आप बस्तर से बाहर जाओगे तो फिर आप बाकी लोग से कैसे जुड़ोगे। और अगर बस्तर की ही बात करें तो यहाँ के लोगों को गोंडी हल्बी तो जैसे नॉर्मली आनी चाहिए, जैसे मैं भी गोंडी बोलता हूँ, हल्बी भी समझ में आती है मुझे, मैं थोड़ा बहुत बात भी कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला है, क्योंकि आप जब अपने ही लोगों से नहीं जुड़ोगे, अपने लोगों का दुख दर्द नहीं समझोगे, तो आप कैसे समझोगे कि आपके समाज में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। तो इन कारणों से वजह से भी ना कहना कि संस्कृति का आदान प्रदान या फिर उस चीज़ का हम जैसे आगे भी बढ़ाना चाहे प्रोत्साहन, तो ये चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। तो आई थिंक ऐसे ही बहुत कारणें हैं जिन कारणों की वजह से हमारा संस्कृति विकास और सब चीज़ कहीं ना कहीं धीमा है। अच्छा ये बताओ कि जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो जी, और आप क्या चाहते हो अपने लिए, क्या करना चाहते हो आगे चल के? मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मतलब मैं अपने मन के हिसाब से ज़्यादा चलता हूँ। पहले सोचता हूँ कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा,
तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग सुकमा में एक टीम है हम लोग की, राइजिंग स्टार सुकमा करके। उसमें हर प्रकार के लड़के हैं, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, इस तरीके के। तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम भी करते हैं, वहाँ मैं एंकरिंग करना पसंद करता हूँ और मैं पूरा मंच संचालन करता हूँ। और ये हम लोग पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। तो जैसे वो काम मुझे अच्छा लगता है, और उसके अलावा जैसे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब रेगुलर तो नहीं हूँ, बट फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ाता हूँ अपनी दुगनी कहाँ उम्र पढ़ाते हो? सुकमा में ट्यूशन क्लासेस हैं, शिक्षा मित्र करके। अच्छा। जी। तो और मतलब उसके अलावा भी जैसे कि मुझे कहीं मौका मिलता है पढ़ाने का तो वहाँ पे भी पढ़ा है। जैसे बस्तर फाइटर्स स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है अच्छा। बस्तर फाइटर्स को। तो मतलब मुझे मौका मिला था और एक टीचर ने मुझे कहा था, सुशील तुम्हारा मैथ्स ठीक है, रीजनिंग ठीक है, और सुकमा में जैसे लाइब्रेरी है और वहाँ क्लासेस चलते हैं, प्रशासक के द्वारा चलाए जाते हैं निःशुल्क। तो वहाँ पे मैं अटेंड करता था। तो वहाँ सर थे, उन्होंने बोला कि आप पढ़ाओगे? मैं बिल्कुल सर, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छा पैसा लगता मिलता रहा उसके लिए? नहीं सर, वो अच्छा, ऐसे? हाँ ऐसी था। और ये चीज़ जैसे सीनियर ऑफिसर थे तो उनको भी पता चल गया था, वो लोग भी इंस्ट्रक्शन में आए हुए थे। तो अब थोड़ा नर्वस तो था, मैं आगे अधिकारी बैठा, मैं कैसे करूँगा क्लास में। बट मैंने सोचा कि अब रिस्क लिया है तो अब करना ही है। तो मैं पढ़ा रहा था, वो लोग बैठे रहे, उसके बाद चुपचाप उठ के चले गए। जब ऑफिस में बैठे तो बाद में जब चर्चा हुआ तो उन्होंने कहा, हमें लगा आप रेगुलर टीचर हो। तो अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले, फिर उन्होंने कहा कि ये लड़का है, आता है यहाँ पे अपने हिसाब से वो करके जा रहा है। ये उस 21-22 की बात है शायद। बाद में तो वैकेंसी निकली थी बट पोस्टिंग नहीं हुई थी, बहुत बाद में हुई। तो उस वक्त की बात है। तो ऐसे भी जैसे मौके मिलते हैं तो अपनी दुगनी उम्र के लोगों को भी पढ़ाया मैंने और छोटों को भी पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से तो ये भी शौक है मुझे। तो ये तो शौक है। चाहते क्या हो, क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो आगे चल के? अच्छा नहीं सर, तो मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा शौक भी है सर, और ये मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ उसमें। क्योंकि जैसे मैं अपने लाइफ में जो चेंज देखता हूँ ना, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से देखता हूँ। क्योंकि मुझे जैसे मौके मिले हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मुझे आज तक होता है। तो पहला चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मैं बस्तर में एजुकेशन की फील्ड में सबसे पहले काम करना चाहता हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि एजुकेशन ऐसा दूँ जहाँ पे अभी मेरा एक प्लान है, अब इसी से मैं वो भी करना चाहूँगा कि बस्तर में मैं ऐसा कुछ इवेंट प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे जैसे मैं भाषण देता हूँ तो उस तरीके से वर्कशॉप रख सकूँ एटलीस्ट 1 हफ्ते का निःशुल्क, ताकि बस्तर का कोई भी आदिवासी, क्योंकि अभी मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी जैसे ये सब हुआ तो कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि आप इंग्लिश हमें सिखा दीजिए या आप कैसे बोलते हैं, तो सवाल जवाब भी है। तो और मेरे मन में पहले भी था। तो पहले चीज़ ये है कि ऐसा कुछ इवेंट या कुछ ऐसा कार्यक्रम, चाहे सुकमा लेवल पे या बस्तर लेवल पे, ताकि मुझसे मैक्सिमम लोग जुड़ सकें और मैं उनको डायरेक्टली ये चीज़ें अपने जितना मुझे आता है मैं उनको बता सकूं कि एटलीस्ट बोलते कैसे हैं, ये पहली चीज़। और उसके साथ साथ जैसे राइटिंग हो, रीडिंग हो, बच्चा 5वीं फेल हो 8वीं फेल हो चलेगा मेरे को, बट उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ताकि हम शुरू कर सकें कोई भी चीज़। तो मेरा मतलब मेन चीज़ रहेगा कि बच्चा कम से कम शिक्षित हो जाए, भले उसके पास डिग्रियां ना हो, बट लिखना पढ़ना और बोलना जैसी चीज़ें सीख जाएं और सोचने की क्षमता भी डेवलप जी की जाए। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने कहा सर, बुक रीडिंग करते हैं तो एक बुक रिव्यू वाली होता है, तो हम जब किताब करते हैं उसकी समीक्षा करते हैं। तो जब हम समीक्षा करते हैं तो जब एक व्यक्ति को किताब की समीक्षा करने आ जाती है ना, तो अब वो बहुत बड़ा काम नहीं होता, वो बस ऐसी है जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी हम क्या कहते हैं, अरे वो हीरो को ना ऐसा करना था, हीरोइन को ऐसे करना था, बस वही समीक्षा है। तो वो चीज़ें जैसे आ जाएगा तो उसको विश्लेषण करने आ जाएंगी, तो वो अपनी परिस्थितियाँ विश्लेषण करना सीख जाएगा, खुद को विश्लेषण, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक उसको स्थिति। किताब का विश्लेषण नहीं, अपने जीवन का जी विश्लेषण हाँ जी। तो मेरा कहने का ऐसा उद्देश्य है सर, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ और इसलिए मैं शिक्षा पे इस तरीके से काम करना चाहता हूँ कि बच्चा कम से कम पढ़ना लिखना और ऐसी चीज़ें सीख जाए जहाँ पे उसको ज़िंदगी में आगे काम आए। तो ये इस चीज़ पे मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे सुकमा में चाहते हो कि ये सारी चीज़ें बस्तर के कोने कोने तक पहुँचे? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कि शुरुआत सुकमा से हो और बस्तर के हर जगह पहुँचे, और अगर सब कुछ सही रहा तो छत्तीसगढ़ और इंडिया। ये है सर मेरा, मैं ये पहली बार ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि प्लान नहीं बताना चाहिए, बट आज पहली बार कह रहा हूँ कि ये मैं बहुत पहले सोचता आया हूँ। हाँ, पहले बस्तर करना, फिर यहाँ से सरगुजा चले जाना। जी पहले आदिवासी बेल्ट में जी काम करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ मेरे को सतीश भाई, आपकी ये तो आपका प्लान है, जी आप अपने गांव जाते हो? जी जाता हूँ।
कैसा फील होता है जब आप इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो जी और गांव में तो नहीं बोलते होगे गोंडी में, नहीं बोलते लेकिन बाकी लोगों को देखते होगे जी। तो मन में कैसे फील आती है कि बताओ ये भी हैं मेरे साथ के दोस्त हैं गांव में आपके? अभी उतने नहीं हैं सर, सब किसी न किसी कारण से बाहर हैं, तो एक दो ही हैं, बहुत कम ही हैं। लेकिन गांव में आपके एज के लोग तो लड़के हैं बिल्कुल है। तो जो स्कूल नहीं जाते होंगे ऐसे नहीं लोग जाते भी हैं? हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी तो उनसे मिलते हो उसमें मिलता से हूँ। कोई दोस्त हैं? हैं। अच्छा, तो उनको देख के क्या फील आता है? सर मतलब सबसे ज़्यादा तो बुरा लगता है, जैसे गांव के दोस्त हों, और गांव में मतलब मेरे साथ जितने लोगों ने बचपन में खेला है मेरे साथ, लगभग सबकी शादियां हो गई हैं लगभग, और उनके तो बच्चे भी हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे उनको वैसे मौका नहीं मिला या फिर वो चीज़ें नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि खूबियाँ उनमें भी उतनी ही हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छा कर सकते थे। तो सर ज़्यादा तो बुरा ही लगता है, और उसके अलावा तो पापा सरपंच थे इसलिए सब चीज हो पाया क्या, कि पापा की इच्छा थी कि पापा कहाँ तक पढ़ाई किए थे? पापा बिल्कुल नहीं पढ़े थे। मम्मी? माँ? मम्मी भी नहीं। हाँ, तो चाहता कौन था घर में कि बच्चा? पापा। अच्छा। मतलब हाँ, जैसे मेरी जो शिक्षा ऐसी रही है, तो लोगों को जैसे लगता भी है कि जैसे पिताजी अच्छे पद पे होते हैं तो कहने का उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, बट जैसे मैंने कहा राजनेता से ज़्यादा वो बहुत अच्छे कृषक रहे, तो बचपन से हम लोग खेती भी उतनी अच्छी तरीके से देखे हैं। जब दंतेवाड़ा जिला था तब उनको बेस्ट कृषक का अवार्ड भी मिला था। जी, उनका नाम गंगाराम मरकाम है, वो बस्तर, मतलब बस्तर के भी लोग जानते हैं, बट सुकमा के लोग उनको दादा कह के ज़्यादा बोलते थे, और वो सियान रहे हैं। तो जब उनको बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आते थे, तो कहीं ना कहीं पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा मैं तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन तुम लोग को पढ़ना है, और घर में मैं ही था जो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। मेरे से बड़े भी दीदियाँ थी, भैया लोग थे, सब हिंदी मीडियम में पढ़े। कितने भाई बहन हैं आप लोग? अभी हम लोग 4 लोग हैं सर, पहले हम लोग 6 थे, 2 देहांत हो गया 2 लोग का। अच्छा जी हाँ, पापा के साथ तो 3 लोग हैं, पापा भी नहीं है, पर अभी एक बड़े भाई क्या हैं, करते हैं? वो भी खेती करते हैं। पढ़ाई की हो? पढ़ाई की हैं, ग्रेजुएट हैं, बट उन्होंने खेती करना चुना तो वो खेती करते हैं। फिर दीदी हैं, अभी वो एडवोकेट हो गई हैं। जी। कहाँ पे? अभी मतलब अभी जस्ट पास आउट हुई हैं सर। अच्छा। अभी रायपुर में ही हैं, तो उनका प्लान है अभी वो उधर प्रैक्टिस करेंगी। फिर मैं हूँ उसके बाद, और मेरे बाद एक छोटा भाई है। वो क्या कर रहा है? वो भी पढ़ाई कर रहा है सर, अभी 12th में। कहाँ पे? 11th में छिंगड़ में पढ़ रहा है वो। अच्छा, आत्मानंद में। अच्छा आत्मानंद। जी। वो नहीं गई लोग नवोदय और वहाँ पे? नहीं, अब कहने की पारिवारिक कारणें भी थी, तो पढ़ाई पे असर पड़ा उसके भी, जैसे मेरी ज़िंदगी में असर पड़ा तो परिवार के सब में पड़ा ही। तो हाँ, ये तो वही बात है, लोगों को लगता है कि पिताजी की वजह से ये सारी चीज़, बट मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है, जैसे मैंने जब भी कहा कि मौके मिलते हैं तो कभी भी बनाने भी पड़ते हैं। तो पिताजी मेरे बिल्कुल नहीं पढ़े थे सर, और माताजी भी नहीं पढ़ी हैं, और माताजी तो जैसे मैंने कहा वो आज तक फ़ोन नहीं चलाई और ना चलाती, बहुत सिंपल ज़िंदगी जैसे आम माताएं होती हैं गांव की। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जी, और वो बस गोंडी बोलती हैं, हिंदी भी बस समझती हैं, ऐसा है। और पिताजी थे वो थोड़े एक्टिव थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं नहीं पढ़ा हूँ बट तुम लोग को पढ़ना है, और तुम लोग को इतना पढ़ना है, क्योंकि उनको हमेशा एक बात खलता था, वो कहते थे कि आज अगर मैं नहीं हूँ ना कुछ, तो पढ़ाई की वजह से। तो उन्होंने बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ें डालते रहा, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर हुआ। बट कहीं ना कहीं अब एक चीज़ ये भी होता है सर, गाइड करने के लिए कोई नहीं होता ना, तो पर्सनल लेवल पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे ये जो मेरी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं गलतियाँ भी मैंने की हैं, क्योंकि मैंने मिस किया कि मेरे लाइफ में कोई गाइड नहीं है। जैसे नौदे जाना हुआ था तो किसी दोस्त ने बताया मुझे कि नौदे जैसा कुछ होता है, और उसने ये बताया कि वहाँ खाना बढ़िया मिलता है, रहना अच्छा है, फ्री है, ये बताया था। तो वैसे सिलेक्शन हुआ। फिर अब जब नौदे गए तो नौदे का बहुत बड़ा हाथ रहा, मैं सबसे बड़ा हाथ उसका मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेन गाइडेंस और मेन इन्वायरमेंट, दिशा दी गई। जी, दिशा वहाँ दी गई। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी। तो जब 11-12 तक पहुँचे तो उसके बाद फिर अब ये हो गए थे, अब नौदे से तो निकल गए, अब क्या करें। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 जगह और ट्राई किया कि मैं फिर, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ फेलियर हुआ। तो फिर अब ये लगा कि अब किसी बड़े यूनिवर्सिटी से जाया जाए, तो एक ख्वाब था मेरा कि मैं छत्तीसगढ़ के बाहर ही पढूं, तो BHU का एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ हुआ। तो ये सारे डिसीजन मेरे पर्सनल थे, लेकिन सपोर्ट फैमिली का रहा। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मैंने मिस किया।
तो इसमें मैं कहूँगा कि खुद से थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए। अच्छा, ये कभी बनने का मन नहीं हुआ कि कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, इस टाइप से? नहीं, मन है सर है, अभी भी है। अच्छा जी। तो उसकी भी तैयारी चल रही क्या? चल रही सिविल है। सर्विसेज की? मतलब अभी तो सर मतलब ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं पता है चीज़ें, मतलब शुरू हो चुकी हैं पर अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं है, मतलब पढ़ाई रोज नहीं चल रही है, तो तैयारी अभी रुकी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि बस्तर के युवाओं के लिए जी क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ अच्छा सा जिससे बस्तर का वो यूथ जो स्कूल तो जा रहा है जी। लेकिन डिग्री लेने जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, आपसे क्या सीखना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? सर मैं तो उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी किसी को भरोसा मत बैठिए आप, कभी मत बैठिए आप, ना भाई ना पापा ना मम्मी, मतलब खुद के लेवल पे, क्योंकि देखिए आपके साथ आपके घर वाले आपके साथ हमेशा रहेंगे, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर चीज़ के लिए सुख दुख में भी साथ देंगे। पर ये होता है कि इंसान का सबसे पहला दोस्त इंसान खुद होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप पहले सबसे पहले खुद को समझिए, आप कैसे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, आप में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। हर व्यक्ति को सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए। तो मेरा सारे युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले खुद के साथ वक्त बिताइए और खुद को समझिए। और दूसरा चीज़, किसी के भरोसे मत बैठिए कि वो कोई आपको करके देगा उसके बाद आप करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बार आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और बस्तर में हो तो आप इस बात से बिल्कुल रहिए कि आपको तो अकेले ही चलना है। जैसे मेरी भी जर्नी रही है, तो मैं भी मैक्सिमम डिसीजन, मैंने कहा कि मैक्सिमम डिसीजन मैंने खुद ही लिए हैं। गलतियाँ हुई हैं, मुझसे भी बहुत बार गलतियाँ हुई हैं, तो हम इंसान में गलतियाँ होती भी हैं। तो पहले चीज़ ये है, खुद के भरोसे रहिए और खुद पे भरोसा कीजिए, क्योंकि खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे आज भी कुछ भी करता हूँ ना सर, सबसे पहले मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ये कर लूँगा? और जब अंदर से लगता है कि मैं कर लूँगा, तो ही मैं उस चीज़ पे आगे जाता हूँ। तो आप खुद पे भरोसा करना सीखिए, पहली चीज़। और उसके बाद पढ़ाई से जुड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि ज़िंदगी में आपके पढ़ाई ऐसी चीज़ है, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, पढ़ाई का मकसद नौकरी लेना कहीं से भी नहीं है। नौकरी आपको नौकर ही बना के रखेगा। पढ़ाई का मकसद सीधी-सी आपका चरित्र बनाना है, आपका दिमाग मस्तिष्क का विकास करना है, आपका विकास करना है। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम से कम इतने समझदार बन जाइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है, सही गलत का फ़र्क करना सीख जाइए। ये दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ ये, हाँ हाँ जी, और तीसरा चीज़ ये कि अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहिए, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा ना सर, अभी भी मैं जब गाँव जाता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जब मैं मतलब इन चीज़ों को देखता हूँ तो अंदर से बहुत अच्छी मतलब अच्छा महसूस तो होता ही है, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ होता हूँ। जैसे सच बताऊँ, तभी मुझे सब पूछ रहे हैं कि इतना वायरल हो गया है, अभी लोग पहचान रहे हैं या फिर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो तुझे कैसा लग रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, मैं जाने से पहले जैसे महसूस करता था, अब भी वैसा ही कर रहा हूँ। मतलब खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है नहीं, कि बड़ाई वाली बात नहीं, यही हाँ, है, ये होना क्योंकि ही चाहिए। ये सच बात है। और क्योंकि अब मतलब ये सब चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी होती है। तो ये सब मतलब ज़िंदगी की सच्चाइयों को आपको समझते हुए आगे इसके चलना प्रभाव में पड़ेगा। आना भी नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं तो आगे के रास्ते में आप भटक जाओगे। ठीक बात। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपके अच्छे पल आएँगे, बुरे पल आएँगे, इन चीज़ों को समझते चलना होगा आपको, और वो चीज़ आपको आपकी संस्कृति ही बताएगी, क्योंकि वो आपको ज़मीन से जोड़ के रखती है। बहुत बढ़िया। आप कितने पढ़ लें, लेकिन आपको वो वेशभूषा जब पहनोगे ना, तो आपको लगेगा यही मेरी मिट्टी है, यही मेरा वो है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा, अगर इतना कोई व्यक्ति कर लेना सर, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज़िंदगी में कोई खुश रहने से और सफल होने से रोक सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये सुशील भाई हैं, और सुशील मरकाम जी। मैं इनके वीडियो को देखा था तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा तो मैं जाता ही रहता हूँ, कि सुकमा जिले का एक लड़का सुशील मरकाम मतलब गोंड ही होगा, गोंड जनजाति का लड़का आदिवासी वेशभूषा में इतनी शानदार तरीके से अंग्रेजी में संसद में बोल रहा है। ये पूरे बस्तर, सुकमा के लिए तो है ही, पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी। तो मुझे लगा कि सुशील भाई से कभी मुलाकात होगी तो बातचीत करेंगे। इत्तेफाकन आप सुशील भाई जगदलपुर में मिल गए, यहीं बातचीत हुई। वैसे मैं सोचा था कि कभी इनके गांव में, इनके घर पे बातचीत होगी तो और बेहतर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत हुई है और बहुत लंबी बातचीत हो गई है। और अगर आपके मन में लगे कि बहुत सारे सवाल छूट गए तो आप सवाल बताइएगा, तो हम फिर सुशील भाई के घर चल जाएंगे, फिर सुशील भाई के घर में एक और इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल छूट गए होंगे
मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारा कुछ छूट गया है, पूछना चाहिए था। तो गांव में जाके घर में समझेंगे। कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और लगे कि बस्तर टॉकीज में हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।